Hello, good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. आप लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस ट्राई किए थे? या फिर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के? क्या हुआ, बहुत शांति है? नहीं की किसी ने? अब अभी नहीं किया मैडम। अभी सर नहीं ने किया? बताया था आपकी क्लास है, जो सोचा कि जी, साथ में ही कर लेंगे। अच्छा। तो आज तो हम दूसरे मतलब करेंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ही, लेकिन वो आपका बहुत ज्यादा नहीं है उसमें न्यूमेरिकल्स, वो सिर्फ एक उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो मॉर्टगेज वाला टॉपिक है। जी चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग करते हैं। इसकी थ्योरी तो पता है ना आप लोगों को, मतलब सर ने कराई है? बता तो रहे थे कि आप लोग बहुत कम बोलते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू। देखिए मॉर्टगेज क्या होता है या फिर मॉर्टगेज एडवाइस क्या होती है, कोई बताएगा? चलिए देखिए, इंडिया में जो हमारा मॉर्टगेज एडवाइस प्रोफेशन है उसका अभी कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स रेगुलेशन है कि यही पर्टिकुलर पर्सन इस फील्ड में आ सकता है या फिर इसको कंडक्ट कर सकता है। ऐसा अभी कोई भी रूल नहीं है। तो अभी कोई भी आपका एंट्री बैरियर नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, एथिक्स नहीं है किसी भी तरह के। ठीक है, कोई भी पर्सन इस प्रोफेशन में एंटर कर सकता है और इस पर्टिकुलर मॉर्टगेज के लिए क्या कर सकता है, एडवाइस दे सकता है और अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकता है इंडिया में। लेकिन जो यूएस और यूके जैसी कंट्रीज हैं वहां पर इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशंस है। अभी यहाँ पर वो रेगुलेशंस नहीं आई हैं। ठीक है, यूएस में क्या होता है, प्रॉपर आपको इसके लिए लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, तभी आप इस बिजनेस को वहां पे कंडक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक ये था आपका होम इंफॉर्मेशन पैक। इसमें क्या होता है कि पहले से ही कुछ आपके कहना चाहिए एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वहां पर अवेलेबल होती है। यूके ने इसको अडॉप्ट किया है 1 अगस्त 2007 को। और इसमें क्या है, इसमें आपका जो भी आपके हाउसिंग से रिलेटेड या हाउसिंग मॉर्टगेज एडवाइस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपकी क्या होगी, अवेलेबल होगी। अभी ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, पर हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। इसके अंदर आपका एक एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स, ये भी एक स्टार्ट हुआ है, इसी के अंदर इंक्लूड है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो आपका घर है, एक सेकेंड, जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं वहां की जो एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिल जाएगी कि वहां पर आपका मंथली जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या जो आपका फ्यूल बिल है वो कितना आता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसमें क्या होगा, इससे क्या हेल्प होगी, सेलर्स को क्या हेल्प होगी कि उनको एक कहना चाहिए कि उनको जो उनके जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स होंगे उनको पहले से पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या इसकी लीगल पोजीशन है, वो फ्री होल्ड है या लीज पे है, जो भी उसकी कंडीशंस है, चाहे वो आपकी फिजिकल कंडीशंस हो कि प्रॉपर एड्रेस कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर को या बायर को पहले से ही पता होगी। तो कहीं ना कहीं उससे सेलर को हेल्प मिलेगी कि उसको ज्यादा
उसको ये डाउट नहीं रहेगा कि बायर किसी कंफ्यूजन में है। और बायर को क्या हेल्प हो जाएगी, बायर को पहले से ही वो सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रॉपर्टी के बारे में जिसको वो खरीदना चाहते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। अब कुछ तो आपके क्या है, मैंडेटरी या कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, कुछ ऑप्शनल है। ठीक है, देखते हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या है, सेल स्टेटमेंट है जिसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन होगी उस पर्टिकुलर साइट की, जैसे कि उसका एड्रेस क्या है, और आपका वो जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है, या फिर वो किसके पोजीशन में। दूसरा, एविडेंस ऑफ टाइटल टू प्रूव दैट द, एक एविडेंस कि जिससे हम खरीद रहे हैं उसके पास उसकी ओनरशिप है या नहीं है, उसके पास ये अधिकार है या नहीं है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचने का। दूसरा, एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। अभी मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, इसमें ये पता चल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो आपकी एनर्जी एफिशिएंट है या फिर नहीं है। जो भी आपके मोस्ट एफिशिएंट होम्स होंगे वहां पर क्या होगा, लो आपका मतलब जो भी फ्यूल बिल्स होगा वो आपका कम आएगा। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कि उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है। फिजिकल कंडीशन का मतलब कहीं से वहां पे कोई डैमेज तो नहीं हो रखा है, या फिर किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम हो, मतलब जैसे कोई भी उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, किस सिचुएशन में है वो, कहाँ से टूटी हुई है, कहाँ से फूटी हुई है, या बिल्कुल परफेक्ट है, कितने साल पुरानी है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन ये ऑप्शनल है, याद रखिएगा। और आपका लीगल समरी, ठीक है, लीगल समरी में उसके सारे लीगल एस्पेक्ट्स होंगे। उसके बाद उसके अलावा और इसमें जो हो सकता है वो होगा रेंज ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें आपका बाउंड्रीज कहाँ पर है, नोटिसेस, सर्विसेज, शेयरिंग विद नेबर्स, कि आपका जो जो भी प्रॉपर्टी है उसको आपको अपने नेबर्स के साथ शेयर तो नहीं करना है, जो आपकी रूफ है, छत है, उसको तो नहीं शेयर करना है। तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सब इन पैक्स में अवेलेबल होगी। इसमें दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल। ठीक है, अब आ जाता है हमारा टॉपिक, इसको हम कर चुके हैं, बहुत डिटेल में मैं नहीं कराऊंगी। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो जो इसका डिटेल्ड वाला वीडियो है आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, अभी बस ऊपर ऊपर से करेंगे क्योंकि मेनली हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो। आज जो 1 रुपए की कीमत है, सपोज मेरे पास 1 रुपये जो है उसकी कीमत फ्यूचर में 0.90 समथिंग रह जाएगी, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होता है, टाइम के साथ हमारा जो रुपी की वैल्यू है वो क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। और इस डेप्रिसिएशन को इग्नोर करने के लिए या इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, सो दैट कि ये जो डेप्रिसिएशन आया है रुपी की वैल्यू में, इससे हम इंटरेस्ट कमा के थोड़ा सा इसको बैलेंस या फिर इससे ऊपर जा सकें। ठीक है, तो ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर इसका क्या यूज है, यहाँ पर इसका ये यूज है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो फिर पेमेंट्स उसमें करनी होती है। वो पेमेंट्स आप इंस्टॉलमेंट में करें, लोन लेके करें, या फिर अभी कर दें, या फ्यूचर में करें तो 2 साल बाद करें कि 4 साल बाद करें, वो सब चीजें चेक करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। देखिए, इसमें हमें क्या पता चलेगा कि जो आपका कैश पेमेंट है या फिर रिसिप्ट है, सेलर के लिए रिसिप्ट होगा, बायर के लिए पेमेंट होगा। तो जो भी बायर और सेलर के लिए पेमेंट और रिसिप्ट्स हैं, उसका जो पेमेंट है वो उनको किस समय पे करें, किस समय पे करें कि उनको बेस्ट एडवांटेज मिले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, बाकी उन्होंने वही बोला कि जो 1 रुपए आज रिसीव होंगे उसकी जो वर्थ है वो आपकी ज्यादा होगी, किससे, मतलब आज वाले जो 1 रुपया है उसकी वैल्यू ज्यादा है ऑब्वियसली जो फ्यूचर में मिलेगा उससे। ठीक है, वापस से रिपीट करें। और जो आपका आज का 1 रुपया है वो क्या कर सकता है, वो इंटरेस्ट अर्न कर सकता है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में।
जो भी आपका सपोज फ्यूचर में उन्होंने कहा कि 2 साल बाद पेमेंट करेंगे, आज आपके पास 10,000 रुपीज है, आपके पास अभी क्या ऑप्शन है? एक तो आपको पता है कि जो आज के 10,000 है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 साल बाद वाले जो 10,000 होंगे, ये बात सबको क्लियर है। अब इस 10,000 को आप क्या करेंगे? इस 10,000 को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कहीं पर। इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा। उस इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अप्रोक्स आप मान लीजिए इस पे आपको 1,000 रुपीज की अर्निंग और हो जाएगी, 500 पर ईयर के अकॉर्डिंग। तो आपका कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 10,000 रुपए है, अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 11,000 मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको इससे आप वो बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा? तो उसके लिए हम लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगा के हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो पेमेंट है उसको आपको एग्जैक्टली कब करनी है। यूज समझ आ गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इस वाले चैप्टर में? यस मैम। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जब आपको प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। जब हम आगे की तरफ जाते हैं, फॉरवर्डिंग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। जब आप प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। और जब आप फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपका फॉर्मूला क्या था? P इंटू 1+R, जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू है, या फिर आप कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला उसका क्या होगा? ये होगा। अब देखिए इसमें फिर क्या कंडीशंस होती है, हमने पहले भी किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कि इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका ईयरली है या फिर आपका हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है या फिर वीकली है। तो अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? कोई बताएगा क्या रूल था? रेट में क्या चेंज आएगा और आपका इंटरवल्स में क्या चेंज आएगा? बताइए। इंटरवल डबल हो जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जी, अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो आपका जो इंटरवल है वो हो जाएंगे इंटू 2, मतलब ट्वाइस हो जाएगा। और आपका जो रेट है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 6% की बात करूं तो ईयरली अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, 10,000 का मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, 6% उस पर इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा? 600। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 10,600 ईयरली के केस में। लेकिन अगर हम हाफ ईयरली के केस में करेंगे तो क्या होगा? तो ये जो 6% है ये कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। ठीक है, 3% हो जाएगा। तो जो कंपाउंडिंग करेंगे हम फिर इसमें कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 10,001 प्लस, अब आर की जगह पे क्या रखेंगे? 6% नहीं रखेंगे, 6/2 रखेंगे, दैट इज 3%। तो 0.03 आ जाएगा। और इंटरवल 1 की, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी इससे? 10,609। सेम ऐसी क्वार्टरली में क्या होगा? क्वार्टरली में 1/4 हो जाएगा और आपके एन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला आपका होगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाय, इसको या 6/4 कर लीजिए, कितना आएगा? 1.5। तो परसेंटेज हमारा कितना आ गया? 1.5। और इंटरवल्स कितने हो जाएंगे? 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे करेंगे 1 प्लस 1.5, नहीं, 1 प्लस 0.015, यही होगा ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? एक बार चेक कर लेते हैं। इसको हमें 4 टाइम्स करना है।
1061, हाँ जी ये है, ये मैडम। ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, हाफ किया और इंटू 2 किया n में, यहाँ पे 1/4 किया और इंटू 4 किया, यहाँ पे क्या होगा 1/12 हो जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो भी आपकी कंपाउंडिंग है वो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कंपाउंडिंग हो रही है वो ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, वीकली है, जैसे भी होगी अकॉर्डिंगली आप लोग आर और एन में चेंज कर देंगे, ठीक है। रूल ऑफ 72 सबको पता है। अगर Yes, ma'am. आपको ये चेक करना है कि हमारी जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो कितने टाइम में डबल हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, 72 डिवाइड्स बाय जो भी आपको परसेंटेज दिया होगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ईयर्स में आपकी जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए एट द रेट 6%, तो 72 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा 12, तो आपका 12 ईयर्स में 1000 रुपीज डबल हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पावर एन, ठीक है, ये फॉर्मूला। इसी से आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे, फ्यूचर वैल्यू फिर आपका ये डिवाइड में चला जाएगा 1 प्लस आर, ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को अगर फ्यूचर में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे कंपाउंडिंग, और अगर आपको फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग, ठीक है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए 5 इयर्स के लिए, इंटरेस्ट है आपका 10%, तो पूछा है कि मेच्योरिटी पे सम कितना होगा या फिर फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू तो हमने प्रेजेंट वैल्यू रखी 1 लाख, 1 प्लस रेट कितना था 10% पर एनम है, तो 0.10 हो गया, और कितने ईयर्स के लिए 5 इयर्स के लिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, आप कैलकुलेटर में आपको पता है कैसे करना है इसको, 1.1 हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.1 इंटू 1.1, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी फिर आप इक्वल्स टू दबाते रहेंगे, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर तीसरी बार के लिए इक्वल्स टू दबाएंगे, चौथी बार के लिए फिर इक्वल्स टू दबाएंगे, फिफ्थ टाइम्स के लिए फिर से इक्वल्स टू दबाएंगे। तो जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे फिर जो आपकी फिगर आएगी वो आएगी ये 1.61, क्लियर है। और फिर क्या करना है, ये वाली वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फ्यूचर वैल्यू पता चल जाएगी कि ये जो 1 लाख रुपीज है 10% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 5 साल बाद इनकी जो अमाउंट है वो कितनी होगी 1,61,000 हो जाएगी। अब देखिए आपको ये इसमें टेबल भी गिवन है, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू पूछा है 7% पे ईयर वाइज तो वो आपको दिया हुआ है, ऐसी 8% पे 9% पे, और ये आपको पता है आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को डाउट है इस चीज में कि ये जो वैल्यूज है ये कैसे आती हैं, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस वाले फॉर्मूले के बिना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको टेबल गिवन हो। बता दीजिए मैम। ठीक है बता देती हूँ, देखिए हम लोगों को क्या करना है, ये आपका रेट कितना है 7% है, फॉर्मूला क्या है 1 प्लस आर और उसकी पावर, ठीक है। तो अब आपको 7% पूछा 1 ईयर में, तो क्या होगा 1 प्लस 0.07 आ गया, तो 1.07 हो गया, क्योंकि पावर क्या थी 1 फर्स्ट ईयर में, तो क्या रहेगी 1.07 ही रहेगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, पावर क्या हो जाएगी 1 की जगह पे 2 हो जाएगी, तो फिर 1.07 इंटू 1.07 करना पड़ेगा, 1.07 इंटू 1.07 करेंगे, 0.07 इंटू 1. ये आपका आ गया 1.14,
ठीक है, प्लीज करके देख लीजिए, अगर जिनको भी डाउट है अभी करके देख लीजिए, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही आपका एग्जाम है, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ठीक है, 1.14 आ गया। फिर आपको थर्ड ईयर का निकालना है, तो पावर 2 की जगह पे क्या हो जाएगी 3। तो ये जो आपकी वैल्यू आई थी 1.14, बस इसमें आप इक्वल्स टू दबा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1.225 आ रहा है, उसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1.23 हो जाएगा। फोर्थ ईयर के लिए फिर से इक्वल्स टू दबा देंगे, 1.31 आ जाएगा। फिफ्थ ईयर के लिए फिर इक्वल्स टू दबाएंगे, 1.40 आ जाएगा। सिक्स्थ ईयर के लिए फिर से इक्वल्स टू दबाएंगे तो 1.50 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन वाली वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम में नहीं दी होगी, और जहां तक मुझे लगता है कि एग्जाम में नहीं दी होगी, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये न्यूमेरिकल्स। उसके बाद सेम 8% में क्या होगा, बस 0.07 की जगह 0.08 हो जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा, 9% पे, 10% पे, 11 पे, 12 पे। ठीक है, ये जो इन्होंने ना ये दिया हुआ है, इसको आप, ये जो अभी मैंने आपको समझाया ना, ये इन्होंने कैलकुलेटर पे इसका प्रोसीजर बताया हुआ है कि अगर आप कैलकुलेटर पे इसको करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये सब वही लिखा है जो अभी मैंने आपको बताया। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 1 लाख रुपीज है, 6 ईयर्स, 11%। एक ऑप्शन क्या है, 11% पे 6 ईयर्स का वैल्यू देख लेते हैं। देखिए ये है आपका 11%, 6 ईयर्स पे वैल्यू कितनी है 1.87। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 1.87 पुट कीजिए, 1 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, अगर टेबल दिया हुआ है तो। लेकिन अगर टेबल नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, कितना था 11% था, तो 1 प्लस 0.11 हो जाएगा पावर 6। तो फिर आप क्या करेंगे 1.11 इंटू 1.11 करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें इक्वल्स टू दबाएंगे, कितनी बार, 2 तो ये हो गया, 3 बार, फिर 4 बार, 5 और 6, फिर आपको 1.87 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये आपको एक्सेल में बताया हुआ है कि अगर आपको एक्सेल में इसको सॉल्व करना है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप इसको एक्सेल में ही करना है आपको, ये इस तरह के फॉर्मूलेज नहीं अप्लाई करने। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है कि कैलकुलेटर से कैसे करना है इसको, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा। देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत जगह यूज हो रहा है, इवन जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर है, वाईटीएम वाला चैप्टर है, उसमें भी यही कंसेप्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 1 लाख रुपीज, 6 ईयर्स, सेम ही है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वो बस उन्होंने उसमें बताया हमें एक्सेल में। अच्छा ठीक है, फिर देखिए एन्युटीज आ गया। एन्युटीज हम पढ़ चुके, क्या होते हैं, एन्युटीज में क्या होता है, सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट्स होते हैं एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें क्या होता है, 2 टाइप की होती है आपकी एन्युटी, एक होती है ऑर्डिनरी, एक होती है एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या था, जब आपकी जो एन्युटी है या जो किश्त है आपकी, वो एंड ऑफ ईच पीरियड जा रही है, 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर जा रही है, या फिर 30 और 31 ऑफ एवरी मंथ जा रही है, तो आपकी कौन सा केस होगा, वो ऑर्डिनरी एन्युटी होगा। क्योंकि जनरली ऐसा मानते हैं कि जो आपका नॉर्मल केस में क्या होता है, एंड ऑफ ईच पीरियड में ही जाती है, जो आपकी आरडी होती है या फिर जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह होती है, वो आपकी मोस्टली लास्ट में ही जाती है, मतलब कुछ ऐसे रूल नहीं है, लेकिन जो भी आपकी एंड ऑफ ईच पीरियड में जाता है उसको आप ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं, मैक्सिमम यही वाली एन्युटी होती है। दूसरा आपका एन्युटी ड्यू, जिसमें आप पेमेंट कब करते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड करते हैं। कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की अगर आप एंड पीरियड में कर रहे हैं तब क्या फॉर्मूला होगा, ये सब फॉर्मुलेज मैंने आपको कराए हुए हैं, तो आप लोग
ये वाले फॉर्मूले मत लर्न कीजिएगा जो यहाँ पे लिखे हैं, जो मैंने आपको उस वाली क्लास में लिखवाए थे उन्हीं फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। फिर आपका एन्युटी ड्यू वाला है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, 1000 रुपीज ड्यू थे आपके 5 इयर्स, और आपका इंटरेस्ट कितना है 5%। इसको सॉल्व करेंगे। आपका किसी को याद है फॉर्मूला? a इंटू 1+r -1 डिवाइड बाय r इंटू 1+r। याद है मैंने आपको बताया था कि ड्यू में क्या होगा, इंटू 1+r एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। याद है किसी को? यस मैम। यस मैम। जी, देखिए फिर हमने क्या किया, 1000 इसको सॉल्व किया, तो आपका ये इस पूरे को सॉल्व करके 5.53 आ गया, इंटू इसको फिर आपको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको क्या मिल गया, एन्युटी ड्यू का आंसर मिल गया, फ्यूचर वैल्यू का। और उसमें नॉर्मल वाले में क्या होगा, ये नहीं आएगा, बस ये 1.05 जो है एक्स्ट्रा नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा। पहले वाले में एग्जांपल दिया था, नहीं इसमें एग्जांपल नहीं, ठीक है। अब आपको ऐसे ही इसमें कंपाउंडिंग वाला भी वो दिया हुआ है, अगर आपको एन्युटी टेबल से करना है। देखिए नॉर्मल में और एन्युटी में फर्क क्या होता है, जो ऊपर मैंने अभी आपको टेबल बताई थी उसमें और इसमें फर्क ये होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऐड होते जाता है, जो भी आप वैल्यू निकालेंगे वो आपकी ऐड होती जाती है। और उस वाले केस में जो ऊपर वाली टेबल थी उसमें आप लोग सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, समझ रहे हैं, उसमें समीशन नहीं हो रहा है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर जो वैल्यू है इसका समीशन नहीं हो रहा है, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड नहीं हो रही है, लेकिन जो आपका एन्युटी वाला केस है उसमें क्या होता है, उसमें वैल्यू ऐड होती है। इसको मैं बताती हूँ कैलकुलेटर पे कैसे करना है। इसमें आपका जीटी वाला फॉर्मूला लगता है। देखिए फर्स्ट ईयर में तो यही रहेगा, 1 प्लस 0.07। सेकेंड ईयर का बताती हूँ मैं, ठीक है। पावर होगी 2, 1.07 इंटू 1.07 कितना आएगा, 1.14 आया था। और इसमें क्या होगा, कुछ अलग आ रहा है, 207। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, एक मिनट में दूसरे वाले का चेक करते हैं। ये हमारी एन्युटी ड्यू वाला है ना, एंड ऑफ एंड वाला ऑर्डिनरी वाला है। एन्युटी ड्यू वाला है मैडम, वो ये वाला, ऊपर वाला क्वेश्चन। एन्युटी है लास्ट में। हाँ ये तो एंड ऑफ द ईयर वाला है ना, ये जो टेबल बनी हुई है यस मैम। ये आपका ऑर्डिनरी वाला है। और इससे पहले जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे वो एन्युटी उसका था, एन्युटी ड्यू का।
इसमें आपका हो रहा है 1 + 0.07, फिर उसके बाद 0.06। एक सेकंड। इसमें हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, इसको ना मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताऊंगी। जो आपकी टेबल है ना, जो बुक में दी हुई है आपकी कैपिटल बजटिंग वाली टेबल में, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, उस वाले फॉर्मूले से निकालनी है ये टेबल, ठीक है। कल मॉर्निंग में डेप्रिसिएशन वाली क्लास होगी, तो वहां पर मैं आपको एक बार बता दूंगी ये वाला ना, कि ये वाली टेबल की वैल्यूज कैसे आएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपको डायरेक्ट क्या करना है, सीवीए फैक्टर लगा के, ये आपका 10,000 अमाउंट है, 6 ईयर्स, 11%। तो आपने क्या किया, यहाँ से सीधा वैल्यू देखी टेबल से, 7.913 है 6 ईयर्स की, तो उससे आपने अपना आंसर निकाल लिया 79,130, ठीक है। फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कोई सेपरेट फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपका जो एक फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू पीवी 1 + आर, ये जो फॉर्मूला है बस इसी में आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू के लिए इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे, यही किया हुआ इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू के लिए। फिर इसका एग्जांपल है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं मल्टीप्लाई पहले करते, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये है ना फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + आर, ये फॉर्मूला है आपका प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है। ये सब हम लोग कर चुके हैं। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टेबल कैसे निकालते हैं, याद रखिए। अभी तक हमने सिंपल किया था मल्टीप्लाई वाला, इसमें देखिए कैसे निकलेगा। अगर आपको 7% दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, याद रखिए इसमें डिवाइड होगा, 1 डिवाइड बाय 1.07, तो 1 डिवाइड बाय 1.07, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू आएगी 0.93। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल्स टू दबाते रहना है। देखिए वहां पे क्या किया था, जो आपकी फ्यूचर वैल्यू वाली टेबल थी, उसमें आपने 1.07 इंटू 1.07 करके फिर इक्वल्स टू दबाया था। यहां पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट 1.1 डिवाइड बाय 1.07, फिर इक्वल्स टू दबाते रहना, आपको नेक्स्ट ईयर्स की जो वैल्यू है वो मिलती रहेगी। करके देख लीजिए, फर्स्ट का 0.93 आ रहा है, सेकेंड का 0.8734 समथिंग, नेक्स्ट का 0.8162, देन 0.7628 समथिंग। तो ये आपकी कौन सी वैल्यू है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग। इसमें जो आपकी वैल्यूज आएंगी, याद रखिएगा वो 1 से कम आएगी, ठीक है। और जो कंपाउंडिंग वाला था उसमें 1 से ज्यादा आएगी, ये चीज आपको याद रखनी है। फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर इक्वल्स टू दबाते रहेंगे, तो हमें फिगर्स मिल जाएंगी। प्रेजेंट वैल्यू वाले में क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.07 करेंगे, फिर इक्वल्स टू दबाते रहेंगे, तो हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। 7% पे तो 1.07 कीजिएगा, 11% है तो 1.11 आ जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। सिर्फ एक वो एन्यूटी वाला है, उसका फॉर्मूला है, वो मैं बता दूंगी आपको कल मॉर्निंग में। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल गेन। देखिए कैपिटल गेन क्या होता है, हमारा जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में आपके टोटल 5 हेड्स होते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन,
एक आपका होता है कैपिटल गेन और लास्ट आपका होता है अदर सोर्सेज। तो इन पांचों में से एक हेड आपका होता है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन में क्या आता है? कैपिटल गेन में जब आप कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं, याद रखिएगा सेल वर्ड नहीं है, ट्रांसफर वर्ड है। सेल आपका एक नैरो टर्म है, ट्रांसफर में आपका बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो कोई भी अगर आपको प्रॉफिट या फिर गेन मिला है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट, तो आपको क्या करना है, उस प्रॉफिट पे या गेन पे आपको टैक्स देना है। ठीक है, कौन से हेड में? अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स। ठीक है, अब कैपिटल एसेट का मतलब क्या है? कैपिटल एसेट आपकी कोई भी हो सकती, एनी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। मतलब आप कोई ऐसी सपोज गोल्ड ले लीजिए, या वो जो आपकी एंटीक आइटम्स होती हैं, जैसे जो आपके आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस म्यूजियम वगैरह में रखी रहती है, तो वो आपके मूवेबल आइटम्स हो गए। इमूवेबल आइटम्स आपके लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। टेंजिबल आपकी टेंजिबल कुछ भी ले लीजिए, आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया जिसको आप देख सकते हैं। इंटेंजिबल में आप कॉपीराइट्स और लीज राइट्स जो होते हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है, चाहे वो इमूवेबल है, टेंजिबल है या फिर इंटेंजिबल है, इनमें से किसी भी कैटेगरी की कोई कैपिटल एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसको ट्रांसफर किया तो आपको क्या होगा, मतलब उसको आप कैपिटल एसेट मानेंगे। और आपका जो ट्रांसफर है उसके अंदर सेल, एक्सचेंज दोनों चीजें इंक्लूडेड है, सिर्फ सेल नहीं, एक्सचेंज भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं करना है, सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है कि कैपिटल गेन। जी मैम एक क्वेश्चन है, जी पूछिए। अगर सेल नहीं करेंगे, खाली मतलब ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल गेन कैसे होगा? सर ऐसे होगा कि सपोज आपने एक्सचेंज कर दिया, कि आपने उसको अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, उसने आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, तो उन दोनों का कुछ तो डिफरेंस आएगा ना। अच्छा, जी हाँ वो आएगा। हाँ जी। तो बहुत सारे केसेस होते हैं सर, मतलब ठीक। इसको प्रॉपर्ली इनकम टैक्स का एक बहुत मेन टॉपिक है ये, तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। पर आप ये मान के चलिए कि सेल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं कैपिटल एसेट को लेके, जिससे कि कैपिटल गेन अराइज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ठीक। कैपिटल एसेट में क्या क्या चीजें आ सकती है। स्टॉक इन ट्रेड, जिस चीज में आप डील कर रहे हैं, आपके स्टोर्स, रॉ मटेरियल, इनको एक्सक्लूड करना है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज है, देखिए स्टॉक इन ट्रेड को एक्सक्लूड करना है, मतलब जो हम जिस चीज में, सपोज अगर मेरा पेन बनाने का बिजनेस है, तो उस पर कैपिटल एसेट नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो मेरा बिजनेस हो गया ना। उससे जो मुझे इनकम गेन मिलेंगे वो तो पीजीबीपी में जाएगा ना, मतलब इस वाले हेड में जाएगा ना, मेरी वो तो बिजनेस की इनकम हुई, वो कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? कैपिटल एसेट के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होंगी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, एक्सेप्ट ये जो पॉइंट्स मैं आपको अभी पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, तो उसमें से जो पहला पॉइंट है वो है स्टॉक इन ट्रेड, जिस चीज में हम डील करते हैं। सपोज अगर मेरा पेन बनाने का बिजनेस है, तो जो पेन्स हैं वो कैपिटल एसेट नहीं होगी, क्योंकि वो तो मैं रोज ही बेच रही, तो रोज रोज थोड़ी ना कैपिटल गेन दूंगी मैं। ठीक है, वो मेरा क्या है, वो मेरा बिजनेस है। समझ रहे हैं आप? तो उससे जो इनकम मिलेगी वो इस वाले हेड में जाएगी। कैपिटल एसेट जो है वो आपकी स्टॉक्स वगैरह नहीं होंगे, रॉ मटेरियल वगैरह आपकी कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? सेकंड, आपके पर्सनल इफेक्ट्स, ऐसी चीजें जिसको आप पर्सनल यूज में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या करते हैं, घर में चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं, तो उसको आप कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन अब इस पर्सनल इफेक्ट्स में भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपने कोई एक बहुत कॉस्टली पेंटिंग रखी हुई है अपने घर में। फॉर एग्जाम्पल, जो मेन पेंटिंग है वो एक मोनालिसा वाली पेंटिंग है। सपोज उसकी जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है, मतलब आपने उसमें खरीदी थी, ऑक्शन में नीलामी हो रही थी उसकी, तो वहां पे आपने उसको 1 करोड़ भी मैं कम कह रही हूँ, सपोज 10 करोड़ में खरीदी थी। अब वो आपने अपने घर में लगाई हुई है, तो है तो पर्सनल, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसकी आपकी एक वैल्यू है? तो जो भी आपके हैं तो पर्सनल, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और डे बाय डे उनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसको आप पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे। नॉर्मली पर्सनल इफेक्ट आपको
नहीं लेने हैं कैपिटल एसेट में, जैसे कि जो आपके सपोज यूज की जो चीजें हैं, लेकिन उनमें ये चीजें नहीं आएंगी। ज्वेलरी कौन सी? आपकी गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरीज, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिसको कहना चाहिए बहुत एंटीक्स हैं या आर्कियोलॉजिकल पर्पस से उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो इस पर्सनल कैटेगरी में नहीं आएगा और वो टैक्सेबल होगी। अगर आप ये पेंटिंग बेचते हैं मोनालिसा की, तो आपका कैपिटल गेन अराइज होगा। ठीक है, ओके। देखिए एक मिनट, ये कोई क्वेरी है। मिस्टर सुनील कुमार सैनी ये पूछ रहे हैं कि मॉड्यूल ई भी सिलेबस में है या नहीं। देखिए मुझे सीआईबी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, तो इसलिए अभी मैं नहीं कह सकती कि ये मॉड्यूल ई सिलेबस में है या नहीं। इसके रिगार्डिंग आप सर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया ना, कि वैसे तो पर्सनल इफेक्ट्स जो है भाई, आप जिन चीजों को, अब आप जो कपड़े पहन रहे हैं तो उसपे थोड़ी ना आप कैपिटल एसेट, उसको आप कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे कि कल को मैंने अगर वो कपड़े बेच दिए बाय चांस, पहली बात तो बिकेंगे नहीं, बट फिर भी अगर बाय चांस बिक गए तो उसपे कैपिटल एसेट राइज नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए। लेकिन ऐसे पर्सनल इफेक्ट, उसके अंदर क्या क्या है? ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, आपके आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस जैसे मोनालिसा पेंटिंग हो गई, या फिर आप कह लीजिए पेंटिंग तो इस वाली कैटेगरी में आएगी, जैसे टीपू सुल्तान की तलवार है या कोई महारानी विक्टोरिया का मुकुट है, इस तरह की चीजें आपने सुनी होगी। तो वो सब कैपिटल एसेट्स हैं, और जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे, बेचेंगे, तो कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड कैटेगरी, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया नॉट बीइंग अ लैंड सिचुएटेड। देखिए इसमें क्या है कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करते हैं, तो क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। नॉर्मल देखिए, नॉर्मल अगर आपने कोई सिटी में आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो वहां पे कैपिटल गेन अराइज होगा, कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, और उसके अंदर ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि वो जो लैंड है उस एग्रीकल्चर लैंड को कब माना जाएगा, मतलब ये कंडीशंस है, within jurisdiction of municipality, notified area committee, town area committee, cantonment board which has a population of not less than 10,000। मतलब 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए उस एरिया की जहां पर वो लैंड सिचुएटेड है, क्योंकि अगर 10,000 से ज्यादा हुई तो फिर उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। दूसरा केस है विद इन रेंज ऑफ फॉलोइंग डिस्टेंस मेजर्ड बाय एरियली। एरियली समझते हैं वो, मतलब ऊपर से उसको मेजर करते हैं, मतलब टॉप व्यू से, या कहना चाहिए बर्ड व्यू से उसको हम उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो उसकी जो लोकल लिमिट्स हैं वो कितनी है? नॉट बीइंग मोर देन 2 किलोमीटर्स अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, और नॉट मोर देन 6 किलोमीटर अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम। देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इन पॉइंट्स में, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर लैंड को कब आप एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। पहला पॉइंट है कि अगर उस पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम होनी चाहिए, तब आप उस लैंड को एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो आप फिर क्या देखेंगे? फिर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे और ये देखेंगे कि क्या इस एरिया से वो जो जमीन है वो 2 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए अगर पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में। और अगर आपकी पॉपुलेशन इससे ज्यादा है तो आप देखेंगे 6 किलोमीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए, मतलब विद इन 6 किलोमीटर उसको कंसीडर करेंगे एग्रीकल्चर लैंड, बियॉन्ड 6 किलोमीटर उसको एग्रीकल्चर लैंड कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड है आपका नॉट मोर देन 8 किलोमीटर अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड सिक्योरिटीज अंडर सर्टेन स्कीम्स एज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है,
वेलफेयर पर्पस के लिए कुछ स्कीम्स अनाउंस करके रखती है, तो उस स्कीम से अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो उसको भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। समझ रहे हैं? 4 चीजें जो कैपिटल एसेट नहीं होगी, क्या क्या है वो चीजें, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है। एक तो स्टॉक को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, पर्सनल इफेक्ट्स को नहीं मानेंगे, लेकिन इन चीजों को मानेंगे, ठीक है। और एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। बहुत ज्यादा इस डिटेल को मत पढ़िएगा, मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है आपका बॉन्ड सिक्योरिटीज अंडर सर्टेन स्कीम्स। जो भी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, तो उन स्कीम से अगर कुछ आपको रिटर्न मिलता है, अगर बॉन्ड सिक्योरिटी से उनको जब आप रिडीम करेंगे तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो रिटर्न्स भी आपके टैक्सेबल नहीं होंगे। अगर आप नॉर्मल आपको कोई बॉन्ड सिक्योरिटी से अमाउंट मिलती है तो वो टैक्सेबल होता है, उस पर कैपिटल गेन लगता है। लेकिन अगर वो कुछ पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आती है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स लॉ, ट्रांसफर का मतलब क्या है? देखिए, अब ट्रांसफर में आपका सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट आता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। देखिए, ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देती हूँ। सेल एक्सचेंज आप समझते हैं, एक्सचेंज का ही एक टाइप होता है रिलिंक्विशमेंट। सेकेंड पॉइंट है कि जैसे आपको पता होगा परमिट्स मिलते हैं, सपोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के परमिट्स मिलते हैं, या फिर आपको ट्रक परमिट्स मिलते हैं, बहुत सारे जो परमिट्स मिलते हैं, तो वो जो परमिट्स हैं उनकी भी एक अच्छी खासी वैल्यू होती है। तो अगर आपने सपोज आपने एक ट्रक का परमिट खरीदा, 2 साल चलाया, परमिट 10 साल का था, तो आपने फिर क्या किया, 2 साल बाद उसको किसी को बेच दिया, तो वो भी आपका आपने सपोज जितने का भी बेचा, आपने 5 लाख में खरीदा था और फिर आपने 3 लाख में बेच दिया, तो आपको बेनिफिट कितना हुआ, 2 लाख का हुआ। देखिए, बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशन होती है, ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो 2 लाख रुपए आपको मिले, ये आपका कैपिटल गेन होगा और इस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। आपको पता है कि गवर्नमेंट को जब कुछ सपोज कोई रोड कंस्ट्रक्शन करना होता है या फिर वहां पर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बननी होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर एरिया को एक्वायर कर लेती है और उनको, जो वहां पर रह रहे होते हैं लोग, फॉर एग्जाम्पल टिहरी डैम, जब टिहरी डैम बनाना था गवर्नमेंट को, तो वहां पर जो भी लोग रह रहे थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी जो लैंड थी उसको कंपलसरी एक्विजिशन किया उसका, और उन लोगों को उसके बदले लैंड दी और कॉम्पनसेशन दिया, ठीक है। तो वो भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। तो उन लोगों को जो पैसा मिला ना, वो भी कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। कुछ एग्जम्पशंस होती हैं, ठीक है, लेकिन वो इस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब देखिए ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलिंग का मेरा काम है। मेरे पास 4 घर थे पहले से, सपोज 4 फ्लैट मैंने खरीदे हुए थे। अब मैंने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करती हूँ। अब आप मुझे बताइए, एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए ये जो फ्लैट है, ये क्या होगा, स्टॉक Stock. होगा कि एसेट होगी? स्टॉक होगा मैम। स्टॉक होगा। तो जब फिर उसने क्या किया, अपने इस प्रॉपर्टी को उसने स्टॉक में कन्वर्ट करा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये जो इंसान है होशियारी भी कर सकता है? क्यों? क्योंकि स्टॉक पे तो टैक्स लगता नहीं है, मतलब कैपिटल गेन वाला टैक्स नहीं लगता। तो हो सकता है अपने फ्लैट्स पे कैपिटल गेन को अवॉइड करने के लिए वो पर्सन इन फ्लैट्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दे। तो इस कन्वर्जन पे भी, इसीलिए इस कन्वर्जन पे नजर रखी जाती है और इसको भी टैक्सेबल किया जाता है कि जो भी आपको बेनिफिट अराइज होगा इनके डिफरेंस में, उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट का पर्पस जो है ना, वो टैक्स उनका मेन मोटिव नहीं होता। उनका मेन मोटिव होता है कि चीजों को नजर में लाना, ठीक है, कि जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी कन्वर्जन हो रहा है, जो भी हो रहा है, एटलीस्ट गवर्नमेंट को उसकी नॉलेज हो, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो, ठीक है। तो चाहे बहुत ज्यादा इसमें कोई टैक्स नहीं क्रिएट होता, लेकिन इससे क्या होता है कि वो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं, ठीक है। मेच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। आपको पता है जीरो कूपन बॉन्ड जो होता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, डायरेक्ट जो डिफरेंस होता है उसका, जिसमें आपने परचेज किया है और जो आपको इसकी मेच्योरिटी वैल्यू, सपोज आपने 800 रुपए में खरीदा था
और मेच्योरिटी पे आपको 1000 रुपीज मिली, तो ये जो 200 रुपए का डिफरेंस है ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, allowing possession of immovable property to the buyer in part performance of the contract। देखिए अगर सपोज आपने अपनी लैंड में किसी को परमिशन दी है कि आप भी इसका कुछ पार्ट आप पजेस कर सकते हैं, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब सपोज आपने शेयरिंग कर ली किसी के साथ, तो आप शेयरिंग करी होगी तो उसने आपको कुछ दिया भी तो होगा ना बदले में। ठीक है, तो उस केस में भी आपका कैपिटल गेन लग जाएगा। एनी ट्रांजेक्शन विच हैज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके अलावा भी अगर कोई और ट्रांजेक्शन होगी जिसमें ट्रांसफर हो रहा होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो भी आपकी कैपिटल एसेट मतलब ट्रांसफर की कैटेगरी में आएगी। डिस्पोजिंग और पार्टिंग विद एन एसेट और एनी इंटरेस्ट देयरइन और क्रिएटिंग एनी इंटरेस्ट। देखिए इसमें क्या, सपोज आपने किसी एसेट का एक पार्ट बेच दिया, देखिए यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक पार्ट बेचा था, यहाँ पर किसी और एसेट का आपने एक कोई पार्ट बेचा है और उससे आपको जो भी रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट मिला है या जो भी पैसे मिले वो भी आपका ट्रांसफर की कैटेगरी में आएगा और उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, if a person gives his capital asset to any other person there is no capital gain will arise। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि मोस्टली फादर और सन में क्या होता है कि आप उनको बोला जाता है कि आप क्या कर दीजिए, आप गिफ्ट डीड कर दीजिए अपने बेटे के नाम। तो उस केस में क्या होता है, बेटे को कोई भी कैपिटल गेन पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ अ पर्सन गिफ्ट्स हिज कैपिटल एसेट टू एनी अदर पर्सन देयर इज नो कैपिटल गेन विल अराइज इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन मेकिंग द गिफ्ट। तो जिस पर्सन को वो गिफ्ट मिल रहा है उसको कोई भी कैपिटल गेन नहीं देना होता, ये भी एक रूल है। इफ द पर्सन रिसीविंग द कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट विल एक्सेट्रा सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर सच एसेट द कैपिटल गेन विल। ठीक है, लेकिन अब सपोज फादर ने सन को गिफ्ट डीड कर दी, तो अब सन को कोई टैक्स पे करना है, इस केस में नहीं करना है। लेकिन अब अगर ये सन इस प्रॉपर्टी को फर्दर अगर सेल करता है, फर्दर सेल अगर करता है तो फिर कैपिटल गेन अराइज होगा और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है गिफ्ट वाला पॉइंट। और उस केस में क्या होगा, हम लोग फिर देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी मैं बताऊंगी ये क्या होता है। हम लोगों को जब कैपिटल गेन निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जितना आपको उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसे मिले, सपोज 10 लाख रुपए मिले, माइनस आप करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कि आपको कितने में मिली थी। ठीक है, आपको कितने में मिली थी। सपोज आपने अभी इसके अंदर CIA का इफेक्ट आता है, वो भी नीचे बताऊंगी मैं आपको क्या होता है। तो सपोज आपने अभी CIA को हम कंसीडर नहीं कर रहे, आपने उसको 5 लाख में खरीदा था, तो कितना बचा, 5 लाख रुपए बचा, तो ये आपका कैपिटल गेन होगी। ये एक सिंपल एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये कह रहे हैं कि अब देखिए सन क्या कहेगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है मुझे इसको बेच के 10 लाख रुपए मिले, लेकिन मैंने तो इसको एक्वायर किया ही नहीं था, मैंने तो इसके लिए कुछ पेमेंट करी ही नहीं है, तो क्या उस केस में पूरे 10 लाख पे टैक्स देगा ये, बताइए जरा, कोई ट्राई कीजिए, आप लोगों को क्या लगता है। नहीं देना चाहिए मैडम, जो 10 पे नहीं देना चाहिए ना। हाँ, तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसके ले लेते हैं, प्रीवियस ओनर के ले लेते हैं। अब इस केस में प्रीवियस ओनर कौन है, फादर है, तो फादर ने जितने में एक्वायर किया होगा वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी और फिर जो बैलेंस होगा उस पे जो सन है वो टैक्स पे करेगा। क्लियर है ये वाली लाइन। तो ऐसे केसेस में जो गिफ्ट वाला केस होता है उस केस में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है कैपिटल एसेट की वो आप लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर। ठीक है, और जो उसका पीरियड कैलकुलेट होगा कैपिटल एसेट का वो आपका कब होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट बाय द प्रीवियस ओनर। मतलब सपोज इसको तो मिली 5 इयर्स पहले सन को, और फादर ने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था सपोज 50 इयर्स पहले, तो आप जो ड्यूरेशन लेंगे इस प्रॉपर्टी का जो होल्डिंग पीरियड होगा वो आपका 50 इयर्स माना जाएगा, मतलब इस डेट से माना जाएगा।
क्योंकि जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का ले रहे हैं तो आप जो ड्यूरेशन लेंगे, टाइम पीरियड लेंगे, वो भी प्रीवियस ओनर का लेंगे। याद रखिए ऐसा सिर्फ इन्हीं केसेस में होगा, गिफ्ट वाले केसेस में होगा, नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुत ज्यादा खिचड़ी तो नहीं हो रही है? नहीं मैडम, उस नो टाइम मैम, ठीक है मैम। नॉमिनल अमाउंट होगा ना उस टाइम, इफ इट इज 50 इयर्स बैक में से। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बताइए एक बार। 50 इयर्स का पहले होने से उस टाइम तो से ओनली 50,000 पैसा होगा ना। नाउ इट इज 20 lakhs होगा अभी जो गिफ्ट जी। आज के प्रेजेंट वैल्यू। तो जी। उस टाइम तो 50,000 होगा, तो 50,000 का कंसीडर करेंगे क्या? नहीं सर, अभी मैंने आपको बताया ना, ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिया। ये जो आप कह रहे हैं इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म चलाया है जिसका नाम है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कि हम क्या करेंगे उस 50,000 को आज की मतलब उस समय की महंगाई दर कह लीजिए और आज की महंगाई दर को कंपेयर करके इस 50,000 को आज की रेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस अमाउंट को माइनस करते हैं सर। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगी आगे, न्यूमेरिकल में आएगा। तो हमारा जो कैपिटल एसेट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ऑब्वियसली देखिए नाम से पता चल रहा है, शॉर्ट टर्म का मतलब जो कम ड्यूरेशन का होगा, लॉन्ग टर्म आपका जो ज्यादा ड्यूरेशन का होगा। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को या फिर किसी कैपिटल एसेट को आपने लेस देन 36 मंथ्स होल्ड किया है, तो उस केस उसको आपने 36 मंथ से कम पीरियड में अपने पास रख के आपने उसको सेल कर दिया है, तो उस केस में आपका जो कैपिटल गेन अराइज होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, और अगर हम शेयर्स की बात करें, शेयर्स में आपके इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, तो इनकी इस केस में आपको जो ड्यूरेशन लेना है वो आपका कितना होगा, 12 मंथ्स होगा, लेस देन 12 मंथ्स। तो अगर शेयर्स के केस में लेस देन 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, नॉर्मल आपका कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट 36 मंथ्स का मतलब कितना हो गया, 3 इयर्स है ना। तो अगर आपका कैपिटल एसेट को आपने 3 इयर्स, लेस देन 3 इयर्स अगर आपने होल्ड किया है और शेयर्स को आपने लेस देन 1 ईयर होल्ड किया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनको बेच के जो भी आपको प्रॉफिट अराइज होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा, उसको आप बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैडम जी। और ऐसा सिर्फ 12 मंथ्स वाला जो रूल है, 1 साल वाला रूल है, वो सिर्फ शेयर्स के लिए है। ठीक है, जो आपके यूनिट्स, यूटीआई और जो आपके जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह है, उनके लिए 36 मंथ्स ही होगा। नहीं, होल्डिंग टू बी कंसीडर्ड इज, इनके लिए भी 12 मंथ्स वाला ही होगा इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इनके। अब इसमें एक और कंडीशन है, इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, अगर जो शेयर्स हैं वो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, तो उस केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो माना जाएगा 24 मंथ्स अनलिस्टेड के केस में। ठीक है, और ये वाला जो है आपका जो 12 मंथ्स वाला है, ये आपका ये लिस्टेड के केस में होगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, ये ठीक है, लिस्टेड के केस में ये जो 1 ईयर है ये कौन से के लिए, लिस्टेड वाले के लिए। जो भी आपके शेयर्स और यूटीआई बॉन्ड्स वगैरह आपके लिस्टेड होंगे उन पे 1 ईयर वाला रूल लगेगा, और जो अनलिस्टेड शेयर्स होंगे उनके लिए रूल क्या है, 24 मंथ्स है, मतलब 2 इयर्स है। ठीक है, अब देखिए विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19, ये क्या होता है, हमारे जो इनकम टैक्स है उसमें मोस्टली हर साल चेंजेस आते हैं। तो आपका अभी 2018-19 में ये चेंज आया है। क्या चेंज आया है कि जो पीरियड ऑफ होल्डिंग था ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, इनका जो पीरियड है शेल बी कंसीडर्ड टू बी 24 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स। मतलब अगर 24 मंथ से कम होगा, अगर 24 मंथ से लेस होगा तो शॉर्ट टर्म लगेगा कैपिटल गेन, और अगर 24 मंथ से ज्यादा होगा तो आपका लॉन्ग टर्म लगेगा। क्लियर है? और शेयर्स के केस में आपको लिस्टेड और अनलिस्टेड का ध्यान रखना है। लिस्टेड है तो 1 साल से कम में शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा में लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड है तो 2 साल से कम शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म।
जो ऊपर हमने पढ़ा वो था आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, की जो एसेट्स है उनको कब शॉर्ट टर्म समझा जाएगा, वो मैंने आपको कंडीशंस बता दिए। फिर इस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के जो आपको गेन होगा वो क्या होगा, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉस भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी is considered as a gain from selling a property which was held by an assessee for not more than 36 months. नॉर्मल केसेस में, मतलब इमोबल लैंड बिल्डिंग इन केसेस में, और शेयर्स के केसेस में मैंने आपको बता दिया लिस्टेड और अनलिस्टेड देखेंगे। लिस्टेड के केस में 12 मंथ्स होगा होल्डिंग पीरियड, और अनलिस्टेड में 24 मंथ्स होगा। किसी को डाउट है इसमें 12, 24 और 36 में? अदर देन शेयर्स, जो आपका होल्डिंग पीरियड है शॉर्ट टर्म के लिए वो 36 मंथ से कम है, शेयर्स में लिस्टेड के लिए 12 मंथ से कम है, अनलिस्टेड के लिए 24 मंथ से कम है। और आपको जो भी ये गेन होगा उस पे आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है ऑब्वियसली एज पर द एप्लीकेबल मार्जिनल इनकम टैक्स स्लैब। ये एक बेनिफिट है जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए दिया जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि इनको कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए उन्होंने उस एसेट को होल्ड किया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगाते हैं। इसमें एक मार्जिनल सा इनकम टैक्स स्लैब लगता है, ठीक है। तो सिर्फ एक आइडिया रखने के लिए आप इसको याद कर लीजिएगा कि मार्जिनल इनकम टैक्स स्लैब लगता है किसमें, शॉर्ट टर्म में, कैपिटल गेन में नहीं लगता, सिर्फ आपका शॉर्ट टर्म में लगता है। इसका जो सेक्शन है वो है 111A, और जो इसका टैक्स रेट है वो आपका ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म का कम होता है। और आपको जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि शेयर्स खरीदते हैं आप लोग, तो उसमें आपको ब्रोकरेज कमीशन वगैरह ये सब पे करना होता है। भाई आपने देखिए शेयर्स परचेज किए, 10,000 के शेयर्स परचेज किए, 2,000 रुपए आपने ब्रोकर को दिए, तो आपका तो एक्सपेंस 12,000 हो गया ना। अब आपने उन शेयर्स को बेच दिया सपोज 15,000 रुपीज में, 25 मान लीजिए, 25,000 में आपने सेल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, आप क्या कहेंगे, अगर आप इसका कैपिटल गेन निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, 25,000 रुपए मुझे मिले, 10,000 के वो शेयर्स थे, और आप अपने एक्सपेंस भी चार्ज करेंगे, ठीक है। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड विद जो भी आपके ब्रोकरेज कमीशन, जो भी आपने पे किया होगा एक्सपेंसेस इस पर्टिकुलर एसेट को एक्वायर करने के लिए, वो भी आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको ये जो आपकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्टिफिकेट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों के जो बॉन्ड्स होते हैं, देखिए आपको जो भी गेन होता है ना, अब कैपिटल गेन अगर आपका लॉन्ग टर्म के केस में तो करोड़ों में भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, आपको कुछ ऑप्शंस देती है, अभी नीचे पढ़ेंगे हम उनको डिटेल में। इन ऑप्शंस को कहते हैं एग्जाम्पशंस, कुछ छूट देती है कि आप इस पैसे को यहाँ लगा दीजिए तो आपका इतना टैक्स कम हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में ऐसे जो एग्जाम्पशंस हैं वो नहीं मिलती हैं, कुछ केसेस में मिलती हैं, एक दो में, पर मैक्सिमम नहीं मिलती। याद रखिएगा आरईसी और एनएचआई वाले जो बॉन्ड्स की जो एग्जाम्पशन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। किसी को डाउट है इस पॉइंट में कि आपको जो भी कैपिटल गेन मिला शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के, उस पैसे को अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं इन बॉन्ड्स ऑफ आरईसी और एनएचआई तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, लॉन्ग टर्म के केस में मिलेगी, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कौन सी होंगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो भी आपकी 36 मंथ से ज्यादा होंगी। अगर आपकी एसेट का होल्डिंग पीरियड, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसको आपने 3 साल से ज्यादा अपने पास होल्ड किया और फिर आपने उसको बेचा, तो आपका वो जो एसेट है वो कहलाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्लियर है? और वही आपका शेयर्स के केस में क्या आ जाएगा, 12 वाला आ जाएगा कि 12 से, क्योंकि 12 मंथ से कम होगा तो शॉर्ट टर्म लगेगा, तो 12 मंथ से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म लग जाएगा। अनलिस्टेड के केस में 24 मंथ से ज्यादा, ठीक है।
और ये ना अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, इसलिए ये अलग अलग ऐसे लिखा हुआ है कि 36 की जगह पे 24 है। आप इस 36 को भूल जाइए, आप सिर्फ ये याद रखिए कि अनलिस्टेड के केस में 24 मंथ से कम शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे उससे जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, गेन मिलेगा, उसको हम बोलेंगे LTCG, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया इन केस ऑफ गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, अमलगमेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑन पार्टीशन। तो इन सारे केसेस में अभी हमने गिफ्ट का एग्जांपल पढ़ा था, लेकिन उसके अलावा कुछ आपके जैसे गिफ्ट आपने कर दिया या वसीयत या फिर जो प्रॉपर्टी मतलब जिसको कहते हैं पुरखों की जमीन जो होती है, तो अगर आपको इनहेरिटेंस में मिली है या फिर अमलगमेशन के केस में मिली है, दो कंपनीज मर्ज हो गई उस केस में मिली है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई HUF था एक, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रॉपर्टी थी उनको उनका पार्टीशन किया है। तो इन सारे केसेस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो कौन सी होगी, जो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस ओनर वाली लेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो गिफ्ट में या इन लोगों ने तो कुछ पे नहीं किया ना, इन केसेस में कुछ भी पे नहीं किया जाता इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हुए इन केसेस में। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको ये मिल रही है उसने तो कुछ पे नहीं किया, उसके लिए तो कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, जीरो है। लेकिन हम जीरो तो नहीं ले सकते ना, हम लेंगे कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। अब देखिए इसका मेथड ऑफ कंप्यूटेशन यहाँ पे बताते हैं, फॉर्मेट होता है इसका। सबसे पहले आप लोग लिखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जितने रुपए में आपने उसको बेचा, सपोज 10 लाख रुपए में आपने बेच दिया, ये शॉर्ट टर्म वाला कर रहे हैं हम। याद रखिए जो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है ना, ये सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म के केस में होता है, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि 3 साल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, 3 साल में 50,000 रुपए 5 लाख नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है ये आ सकता है MCQ में कि जो आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म में मिलता है कि कैपिटल गेन में मिलता है। तो आपको याद रखना है वो लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता। तो शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट देखते हैं पहले। सपोज आपने कोई चीज 10 लाख रुपए में बेची, उसके जो भी एक्सपेंसेस थे जो मैंने अभी आपको बताया, ब्रोकरेज, कमीशन, कुछ भी, वो आप माइनस कर लेंगे। सपोज वो थे आपके 1 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने सपोज उसको परचेज किया था, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है तो बहुत ज्यादा सस्ता नहीं मिला हुआ, मान लीजिए 3 लाख रुपए में मिला था, 3 भी कम हो गया, 5 मान लीजिए, ठीक है। आपने 5 लाख रुपए में खरीदा था अभी 2-3 साल पहले इसको। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, आप अगर कोई भी एसेट परचेज करते हैं और अगर आपने सपोज आपने एक घर खरीदा, उसमें फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था, आपने उसमें सेकंड फ्लोर भी बना दिया, तो आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को इंप्रूव किया, उसमें भी खर्चा आया होगा। तो सपोज आपने फर्स्ट फ्लोर बना हुआ खरीदा था एक, वो आपने 5 लाख रुपए का खरीदा था, फिर आपने 2 लाख रुपए और लगा के सेकंड फ्लोर भी बना दिया, तो वो भी आप उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि वो भी तो आपका एक्सपेंस है ना, ठीक है। तो आपका फिर क्या करेंगे, ये हो गया आपका 6 और 2 8, तो आपका जो कैपिटल गेन आया वो कितना आएगा, 2 लाख, ठीक है। ये 2 लाख आपको मिल गया। अब इस 2 लाख में भी गवर्नमेंट आपको कहती है कि अगर आप इस 2 लाख रुपए को वहां लगाएंगे जहां हम कह रहे हैं, तो हम आपको फर्दर कुछ रियायत दे देंगे, या कह सकते हैं एग्जम्पशंस दे देंगे, छूट दे देंगे हम आपको, ठीक है। इसके लिए बहुत कम सेक्शन है, 54B और 54D है सिर्फ, लॉन्ग टर्म में ज्यादा ऑप्शंस हैं। अभी पढ़ेंगे हम ये क्या होता है ये दोनों चीजें, ठीक है। अभी आपको इतना समझ में आया कि 54 ये हमने क्या किया, जितने में आपने बेचा वो लिखिए। जो आपके एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस तीन टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपने सपोज अगर खरीदा है तो स्टैंप ड्यूटी पे की होगी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह वो सब पे किए होंगे, तो वो एक्सपेंस माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, जितने में आपने उसको एक्वायर किया था। और अगर आपने उसमें कुछ मरम्मत कराई है या कुछ एडिशन कराया है, तो उसमें जो भी आपका एक्सपेंस आया है उसको आप माइनस करेंगे। फिर उसके बाद जो फिगर आएगी वो आपकी क्या आएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और उसमें आपको फिर ऑप्शन मिलता है कि अगर आप इन जगह पे इस पैसे को, इस 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपको फर्दर और डिडक्शंस मिल जाएंगी, एग्जम्पशंस मिल जाएंगी।
सपोज आपको 1 लाख रुपए की एग्जाम्पशन मिल गई, तो जो आपका नेट कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, वो आपका आएगा 1 लाख रुपीज। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए प्लीज। क्लियर है? जितने में आपको जो पैसे आपको मिले उसमें से आप वो माइनस कर दीजिए जो जो आपका खर्चा है। और क्या माइनस करेंगे? जो आपके एग्जाम्पशन है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होता है। लॉन्ग टर्म का सेम फॉर्मेट है, सिर्फ दो डिफरेंस है। एक तो ये इंडेक्सेशन वाला डिफरेंस है, यहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते हैं, यहाँ पर इंडेक्स वाला लेते हैं। ठीक है, और आपका इसमें जो एग्जाम्पशंस हैं इसमें आपको ऑप्शंस ज्यादा हैं, 54, 54B, 54D, EC, F। ठीक है, ये सब आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें भी वही करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगे उनको माइनस करके, फिर अगर आपको एग्जाम्पशंस मिल रही है एग्जाम्पशंस माइनस करके, फिर जो भी आपका फाइनल फिगर आएगी वो आपका आएगा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उस पर आपको देना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है। जो अभी एक सर कह रहे थे अभी कि अगर सपोज उन्होंने 1950 में एक फादर ने 50,000 में कोई प्रॉपर्टी परचेज की है। ठीक है, अब इस समय पे क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उस समय के जो 50,000 है, अभी हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी पढ़ा, उस समय के जो 50,000 है आज उनकी कीमत क्या होगी? 50,000 से ज्यादा। 50,000 से ज्यादा, मतलब कीमत देखिए, अगर आप यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगाएंगे तो आप कहेंगे कि फ्यूचर में तो वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन हम इस 50,000 की करेंसी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो परचेजिंग पावर थी उस समय के 50,000 की, आज वो परचेजिंग पावर आपको कितना पे करना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर अमाउंट को परचेज करने के लिए। फॉर अगर मैं नॉर्मली भी देखूं तो कम से कम 50 लाख सही सही एजम्पशन है मेरा, है ना? अप्रोक्सीमेशन इतना ही होगा। तो अब इस फिगर पे कैसे पहुंचे, ऐसे अंदाजे से तो नहीं ले सकते ना, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट एक इंडेक्स देती है, एक टेबल देती है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कि जो महंगाई दर बढ़ रही है तब से और आज में जो डिफरेंस आया है उसके लिए गवर्नमेंट हमें क्या देती है, एक CIA टेबल देती है, उसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को कंसीडर करने के लिए। शॉर्ट टर्म में इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म में। और इसको आप किस किस चीजों के लिए यूज करेंगे, ईयर ऑफ एक्विजिशन, अगर आपने कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह कराया है उसके लिए, ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है इसमें, मतलब ये सब चीजें इसमें डिपेंड करती है, तब आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये आपकी टेबल है, ये टेबल कभी चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इन्होंने बेस लिया हुआ है और नॉर्मल इसमें। और आप एक चीज याद रखिए, अगर एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आएगा आपको ना, तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर का, फॉर एग्जाम्पल करंट ईयर का 16-17 का मान लीजिए, 16-17 का सपोज क्वेश्चन दिया उन्होंने आपको, ठीक है, और जो ईयर ऑफ एक्विजिशन था वो था 87-88 में, और आपने फिर उसमें सेकंड फ्लोर बनवाया था 2001 में। तो उस क्वेश्चन में जितने भी ईयर्स होंगे उन तीनों, सपोज इसमें तीन ईयर्स आ रहे हैं ना, तो तीनों ईयर्स का ये जो वैल्यू है 150, 406 और 1125, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा फॉर श्योर, क्योंकि इसके लिए कोई कैलकुलेटर नहीं है कि आप उसको फाइंड आउट कर सके। जैसे हम लोग उसमें तो निकाल सकते हैं ना, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर था वो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, इसको आप नहीं निकाल सकते, इसलिए एग्जाम में हमेशा गिवन होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर के सामने उसका CIA नंबर लिखा रहेगा। अब आपको उसको यूज कैसे करना है, इसका फॉर्मूला है, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सपोज 50,000 रुपीज था, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका आज का CII है, जिस समय पे आप उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट 16-17 है, कितना है 1125 किया, डिवाइड करेंगे जिस साल में आपने इस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था 87-88 में, कितना आ जाएगा 150, तो इसको डिवाइड कर दीजिए
150 से। बताइए जरा क्या आएगी वैल्यू? ये आ रही है आपकी 75,000 3.7 75 जी 3,75,000। ठीक है, ये अभी हमने एज्यूम किया था। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? 3,75,000 आ गई। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ऊपर आपका कौन सा ईयर आएगा? ट्रांसफर ऑफ, जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया है उसका इंडेक्स आएगा, डिवाइड बाय जिस ईयर में आपने उसको एक्वायर किया था वो वाला इंडेक्स आएगा। ठीक है, सेम ऐसी आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कब किया था? 2001 में किया था, 406। सपोज आपका जो एक्सपेंस था मान लीजिए 1 लाख रुपीज था, तो 1 लाख रुपीज इंटू कितना आ जाएगा? 406, सॉरी यहाँ पे तो करंट ईयर आएगा, डिवाइड्स बाय 406। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका आ रहा है 2,77,000 समथिंग। 2,77,093 093। ठीक है, समझ गए आप यूज कैसे करना है? फिर आपका एग्जाम में जो भी वैल्यूज दी होंगी उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला भी कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए ऊपर करंट ईयर का इंडेक्स आएगा, नीचे आपका जिस ईयर में आपने परचेज किया था या जिस ईयर में आपने कंस्ट्रक्शन करवाया या मतलब इम्प्रूवमेंट कराया वो वाला ईयर आएगा डिवाइड में। ठीक है, देखिए जो आपकी ये पुराने वाली टेबल थी ना, ये अब एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे जो आपके रेट्स हैं उनको रिवाइज किया है। तो इन्होंने क्या किया, जो बेस ईयर है ना, इस बेस ईयर को इन्होंने शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम 81, 80। पहले इसको बेस लिया हुआ था तो इसको 100 बोलते थे, अब उन्होंने बेस किसको बना दिया? 2001 और 2 को बना दिया। ठीक है, तो जो आपका नया वाला जो है न्यू इंडेक्स जो है उस पुराने वाले को मत देखिएगा आप प्लीज। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस 100 का मतलब क्या होता है? अगर इससे पहले का कोई क्वेश्चन होगा ना, फॉर एग्जाम्पल 87, 88 होगा, तो आप उसमें 100 ही लेंगे। ठीक है, अभी इसको अगर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें फिर मैं आपको बता दूंगी, बाय चांस अगर न्यूमेरिकल्स होंगे ना तो फिर तब मैं आपको बता दूंगी। देखिए फटाफट से ये देख लेते हैं एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस मैंने आपको बताया क्या है कि अब ऊपर आपने ये निकाल लिया कि भाई आपका कैपिटल गेन कितना आया, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। ठीक है, तो अब आप इस पैसे को कहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपका टैक्स थोड़ा कम हो जाए। सपोज आपका अगर 10 करोड़ आ गया टैक्स, अब 10 करोड़ पे सोचिए कितना टैक्स बैठेगा, सीधा 20%। इस पे तो फ्लैट लगता है कैपिटल गेन में, और एसटीसीजी में तो और भी ज्यादा रेट। अगर मार्जिनल वाला हटा दो तो 30% के आसपास है सीधा। ठीक है, इसमें कोई मतलब रियायत एसटीसीजी में तो फिर भी मिल जाती है, एलटीसीजी में तो फ्लैट लगता है 20%। तो अगर सोचिए इस पे कितना परसेंट टैक्स बैठ जाएगा, सीधा सीधा 2 करोड़। तो कोई 2 करोड़ टैक्स देगा तो वो सोचेगा तो कि भाई इसका कोई सोल्यूशन तो दो। तो गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा हमारी कही हुई जगह में पैसा लगा दीजिए और अपना टैक्स का पैसा बचा लीजिए। अब वो जगहें कौन कौन सी है वो देखते हैं। सेक्शन 54 में क्या है, देखिए कौन सा गेन एलिजिबल है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी आपने सेल करी है वो देखेंगे, प्लस उस पैसे को री इन्वेस्ट आप कहां करोगे ये देखना है। तो अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका राइज हुआ है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से, जिस घर में आप रहते थे, आपने एक रिहायशी घर, रहने वाला जो घर था वो बेचा है, उससे आपको कैपिटल गेन मिला है। तो अगर इस तरह का कोई कैपिटल गेन है और उसको आप टैक्स से बचाना चाहते हैं तो आपको उस पैसे को कहां लगाना पड़ेगा, आपको उस पैसे को री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ
वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। पहला पॉइंट समझ लीजिए, बाकी फिर आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखिए बेचना क्या है, अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है और फिर उस पैसे से मतलब आप बेच के जो भी आपको ऑब्वियसली गेन होगा, तो उस गेन को अगर आप उस पैसे को दोबारा से आप लगा देते हैं कहां पर, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में या बनाने में। कंडीशन ये नहीं कि परचेज ही करना है, परचेज भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। तो अगर आपने इस पैसे को यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, कीवर्ड्स हैं वन और इंडिया और परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन, इन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर यहां से कमाए हुए पैसों को आपने यहां पर लगा दिया है तो आपको अंडर सेक्शन 54 ये वाली एग्जाम्पशन मिल जाएगी। क्लियर? किसी को डाउट है? नो मैम। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 54 बी क्या कहता है कि अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है कोई भी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर उसकी वो लिमिट्स क्रॉस कर देती, जो मैं आपको लिमिट्स बता रही थी, आई थिंक 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कुछ ऐसे करके था, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर वो लिमिट्स क्रॉस हो जाती है तो फिर उस एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल एसेट मान लेते हैं। तो अगर ऐसी एग्रीकल्चर लैंड से आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म अराइज हुआ है तो उस पैसे को बचाने के लिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है? सेम पर्पस के लिए। बदला है फिर से। ठीक है ना? देखिए इसमें भी सेम पर्पस है, इसमें भी सेम पर्पस है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ना इंसान अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को, एग्रीकल्चर लैंड को खोए ना। अगर वो एक जगह से बेच रहा है, सपोज किसी रीजन से उसको बेचना पड़ रहा है, तो वो दूसरी जगह इसी चीज को इन्वेस्ट करे, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करना चाहती है। क्योंकि अगर आप अपना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं परचेज करेंगे तो फिर सरकार को देनी पड़ेगी आवास योजना बना के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका 54 EC। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला है, यहाँ पे क्या लिखा है, एनी कैपिटल एसेट। अब यहाँ पर कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं, किसी भी कैपिटल एसेट को बेच के अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप उस पैसे को बचाने के लिए, टैक्स से बचाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं NHAI और REC के बॉन्ड्स खरीदने में। ठीक है, इन दोनों कंपनी से, ये दोनों कंपनी जो बॉन्ड्स इश्यू करती हैं, अगर आप उन बॉन्ड्स को परचेज कर लेते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, सपोज आपको आज अगर आपको कैपिटल गेन अराइज हो गया है तो विद इन 6 मंथ्स आपको उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना है यहाँ पर, और आपके ये एटलीस्ट 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है इसमें, और जो मैक्सिमम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो वो कर सकते हो 50 लाख रुपीज। ठीक है, और डिडक्शन कितने की मिलेगी? ठीक है, 50 लाख से ज्यादा की नहीं मिलेगी, उससे कम की मिल सकती है। अच्छा, एक और आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो किसकी करेंगे? सपोज मुझे 10 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, 2 करोड़ टैक्स लग रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ये कौन सी वाली अमाउंट के लिए बात कर रहे हैं? 10 करोड़ की, 2 करोड़ की? कौन सा पैसा इन्वेस्ट करना है? 2 करोड़ वाली। नहीं, 10 10 करोड़ वाली। 10 करोड़ वाला 10 करोड़। मैम, 10 करोड़। जी ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए मैंने क्लियर किया। तो ये वाला पैसा लगाओगे तो बचोगे, ये नहीं कि खाली 2 करोड़ रुपए लगा दो, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 54EE। अब मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कहाँ से बेच के कहाँ लगाना है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है कहीं से भी, मतलब किसी भी कैपिटल एसेट से, तो आप उसको कहाँ री इन्वेस्ट कर सकते हैं? जो आपके गवर्नमेंट के स्टार्टअप्स हैं उनमें आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मिला है एनी कैपिटल एसेट बेच के अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के अगर आपने और कोई भी एसेट को बेचा है, तो उस पैसे को अगर आपने री इन्वेस्ट किया है किसमें? परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन में वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। 54D में क्या है? गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल। देखिए अगर सपोज आपने कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को बेचा है, ठीक है, विच इज कंपल्सरी
acquired by government and was used for industrial purpose for a period of 2 years. ठीक है, मैंने आपको बताया था कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर लेती है, तो सपोज वो जो लैंड थी वहां पर एक इंडस्ट्री थी और वो इंडस्ट्री उससे 2 साल पहले से चल रही थी, तो वहां से फिर गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन देगी, तो वो जो कॉम्पनसेशन है उससे जो आपको गेन मिला है उसको अगर टैक्स से बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम लैंड एंड बिल्डिंग को आपको मतलब दूसरी जगह पे लैंड एंड बिल्डिंग आपको परचेज करनी पड़ेगी सेम पर्पस के लिए, तो ही आप इस टैक्स से बच सकते हैं। नेक्स्ट सेम ऐसे ही इसमें आपका आ जाएगा, अगर सपोज आपने एक जगह से किसी इंडस्ट्री की प्लांट एंड मशीनरी को शिफ्ट किया, फॉर एग्जांपल वहां पे सूटेबल नहीं हो रहा था, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपने वहां से उस प्लांट एंड मशीनरी वगैरह को बेच दिया, वहां से गेन अराइज हुआ, तो अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो आपको सेम पर्पस के लिए अर्बन टू, अगर आपने इसको बेचा है अर्बन से रूरल में ट्रांसफर करने के लिए, तो आपको सेम उसमें क्या करना पड़ेगा, री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ही आप टैक्स से बच सकते हैं। 54 जीए क्या कहता है, जीए आपको कहता है ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये आपका रूरल एरिया वाला था, ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पर्पस वही है कि यहाँ का अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कोई प्लांट एंड मशीनरी या लैंड बिल्डिंग बेच रहे हो तो आपको सेम पर्पस में परचेज करना पड़ेगा। 54 जीबी क्या कहता है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से, या फिर इसके अंदर देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें प्लॉट नहीं था, इसमें प्लॉट ऑफ लैंड भी है, तो अगर आपने उसको सेल किया है और आपको उससे कोई बेनिफिट अराइज हुआ है तो आपको उसको कहाँ यूटिलाइज करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी शेयर्स ऑफ, ठीक है, कुछ एलिजिबल कंपनीज है जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो अगर आप इस पैसे को यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने एलिजिबल कंपनीज को नोटिफाई किया हुआ है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप टैक्स से बच सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक आपका कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम होता है, ये क्या होता है, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट क्या होता है, सपोज आपने, ये आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 22 है, आपने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, सेल किया तो कैपिटल गेन अराइज हो गया। अब आपको जो भी परचेज करनी है, ये जहां पे मैंने भी बताया इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो वो इन्वेस्टमेंट आप अभी नहीं कर सकते, सपोज आप थोड़े टाइम के लिए वेट करना चाहते हैं, तो आप इस पैसे को अपने अकाउंट में नहीं रख सकते अगर टैक्स से बचना चाहते हैं। तो अगर आपको सेटिस्फाई है कि ठीक है मैंने पैसे कमा लिए, इस पर टैक्स दे दूंगा जितने बैठूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, और आप उसको अपने अकाउंट में रखेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, तो जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप इस अकाउंट में इस पैसे को डाल दीजिए, जो भी आपको कैपिटल गेन मिला है उस पैसे को इस अकाउंट में आप डाल दीजिए, तो जब तक वो पैसा आपका इस अकाउंट में रहेगा उसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर आप इस पैसे को निकाल के फिर आप कहीं पर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ऊपर वाले पर्पस में ही, ये नहीं कि यहाँ पे डाल दिया तो फिर फायदा हो जाएगा, नहीं, रूल कभी भी वही रहेगा। बस क्या होता है कि सपोज आपको कोई सूटेबल घर मिल नहीं रहा है, अभी आप सर्च कर रहे हो तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो तब तक के लिए आप उस पैसे को इस अकाउंट में डाल सकते हैं, अपने अकाउंट में नहीं रख सकते, रखेंगे तो टैक्स लगेगा। क्लियर? अब देखिए मैम कितने साल तक डाल सकते हैं इस कैपिटल गेन अकाउंट में? सर इसका जो लिमिट है वो है आपकी 2 to 3 years है। द न्यू हाउस कैन बी परचेज और कंस्ट्रक्टेड बाय विड्रॉइंग द अमाउंट, ठीक है, इसकी जो स्पेसिफाइड लिमिट है वो 2 या 3 साल है, इससे ज्यादा टाइम आप इस अकाउंट में इस पैसे को होल्ड नहीं कर सकते, नहीं रख सकते ना जी, ठीक है। ठीक है। देखिए अब टाइम तो हो गया है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं प्लीज उनको ट्राई कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर आएगी तो हम लोग क्वेरीज ले लेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल देख लीजिए, मिस्टर मनोहर 67 उनकी एज है, रिटायर्ड पर्सन है, मंथली पेंशन उनको मिल रही है, टोटल इनकम फाइनेंशियल टैक्सेबल है, ठीक है, इनका जो टैक्सेबल एलटीसीजी है वो कितना है, 2,70,000 है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ही इज नॉट हैविंग एनी अदर इनकम, हिज टैक्स लायबिलिटीज,
अच्छा टैक्स लैब ये भी आपके सिलेबस में है। देखिए इसमें अभी मुझे एक और सेशन लेना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है उसमें अदर देन कैपिटल गेन भी जैसे आपका अदर सोर्स हो गया वो सब भी यूज हो रहा है। तो इसमें मैं आपकी मे बी कल सेम टाइम पे हम लोग एक क्लास रखेंगे या जैसे भी सर कहेंगे, तो फिर उसमें मैं आपको ना ये न्यूमेरिकल्स फिर आप लोग मत कीजिएगा, ये मैं ही कराऊंगी क्लास में ना, क्योंकि इसमें और भी चीजें आ रही हैं, मतलब सिर्फ यही नहीं है और भी चीजें हैं, तो आप लोग अभी नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को ना। मैंने आपको बताया ना 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, तो इसमें और हेड्स का भी इन्वॉल्वमेंट है और कुछ आपके टैक्स के कुछ रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग सेशन एंड करते हैं और इसकी जो भी क्वेरीज हैं आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैडम जो भी क्वेरीज है। जी बताइए मैडम, डेप्रिसिएशन वाला एक पार्ट रह गया, वो सर। कल कराएंगे। डेप्रिसिएशन वाला मैं कल, हाँ जी, मॉर्निंग में लूंगी 6:30 AM डेप्रिसिएशन। ओके ठीक है मैम। सर, और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो कल रात में क्लास रख लेंगे, टाइम मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, सर बता देंगे। ठीक है, तो इसके ठीक। जो सिर्फ आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं करवाऊंगी क्योंकि इसमें आपको टैक्स फाइंड आउट करना भी सिखाना है, मतलब जो टोटल इनकम टैक्स है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें कुछ एग्जाम्पशंस लिमिट्स होती हैं, रूल्स होते हैं, वो मैं आपको कल बता के फिर उसके बाद ये वाले न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी क्लास एंड करते हैं, कल मॉर्निंग में डेप्रिसिएशन करेंगे और ये जो इसका जो भी ये रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग रात में जैसे भी सूटेबल होगा तब हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को जितना मैंने अभी बताया? बताइए। हाँ मैडम, आ गया था ना, तो आ गया था। इतना आ गया ना? ठीक है, हाँ। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और मॉर्निंग में डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, आप लोगों को सुबह लिंक भेज देंगे 6:25 तक। ठीक है, तो आप लोग सुबह वाली क्लास ले लीजिएगा, डेप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है आपका वो उसमें कवर हो जाएगा, वो कंबाइंड क्लास होगी GIB के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।